हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और बीएआरसी के ही एक और ऑफर लेटर का। ठीक है, जो कि आया है कहाँ से? तो ये आया है आपका रेयर मटेरियल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आरएमपी मैसूर जो है वहाँ से आया है। और 6 नवंबर को जो है आपको मेल आया होगा, राइट। और इसका स्पीड पोस्ट भी आपको जल्द ही आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा पैसेंस रखिए, क्योंकि अभी इसका स्पीड पोस्ट किया जा चुका है। और अब सिर्फ आपका जो है स्पीड पोस्ट आना बाकी रह गया है। और ये सेम लेटर आएगा, जो लेटर अभी आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है ना, वो सेम लेटर आएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं और क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या कंडीशंस हैं उन सब के बारे में, राइट। तो चलिए, ये ऑफर लेटर जो है एक मैकेनिकल का है, राइट। इसी तरह से अदर ब्रांच का भी होगा। तो जितने भी आरएमपी मैसूर के होंगे वो सारे के सारे कंडीशंस वगैरह जो भी है यही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कह रहा है कि जो आपका फर्स्ट है कि आपका जो स्टाइपेंट्री ट्रेनिंग कैट 1 में सेलेक्ट हुआ है और आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है वो देख सकते हैं आप 26/11/2024 से, राइट, क्लियर मेंशन है। और इसकी मंथली स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर का 24,000 है और 26,000 है। ऑलरेडी आप जान रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आपने देखा ही होगा। अच्छा, कई बच्चे इस पे सवाल पूछते हैं कि सर 26,000 और 24,000 के अलावा कुछ और मिलेगा क्या? तो देखो बाबू, क्लियरली मैं कह रहा हूँ, नहीं मिलेगा। नो, नथिंग। ओके, इस पर कुछ नहीं मिलेगा। इसी में से कुछ और अमाउंट कट होगा, किसके लिए? सीएचएसएस के लिए, कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम करके आता है, उसके लिए, राइट। तो ये है। अब यहाँ पर समझ लो, ये तो कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम के लिए हो गया। तो इसमें कटेगा तो 23,000 फर्स्ट ईयर जो है 23,000 समथिंग रहेगा, और सेकंड ईयर जो है वो आपका 25,000 समथिंग रहेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि योर एडमिशन टू बी एबल ट्रेनिंग इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, उस पर आपका जो है ट्रेनिंग जो है डिपेंड करेगा। उसमें क्या है, तो पहला आपका कह रहा है, ये फर्स्ट वाला जो लाइन है वो कह रहा है कि आपको फिजिकल फिट होना चाहिए, मेडिकली एग्जामिनेशन होंगे। और अगर आप मेडिकली एग्जामिनेशन में फिजिकली फिट पाए जाते हैं तभी आपको आगे जो है प्रोसीड किया जाएगा। और वहाँ पर पीरियडिकली मेडिकल एग्जामिनेशन आपके चलते रहेंगे, राइट। चलिए ये हो गया। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट एग्रीमेंट में कई बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है, तो बार बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, चल नेक्स्ट। जो सेकंड नंबर था वो कहता है कि आपको 6,03,000 का बॉन्ड आपको बनाना है ना। और इस बॉन्ड पर किसका साइन होना चाहिए? तो परमानेंट गजेटेड ऑफिसर बी या उसके ऊपर। अब कौन कौन गजेटेड ऑफिसर होते हैं, श्योरिटी बॉन्ड कैसे साइन कराएंगे, उसमें कैसे फिल करेंगे, इसका पूरा वीडियो कंप्लीट डेटा के साथ वीडियो बना हुआ है। आप जाइए बीआरसी का प्लेलिस्ट इसी चैनल में, ठीक है, साईफाई चैनल में ही आप सर्च कीजिए। ठीक है, साईफाई चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको बीआरसी दिखेगा, और वहां से आप देख सकते हैं, तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा और वहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। चलिए, अब एक और बात बता देते हैं कि श्योरिटी बॉन्ड में 6,03,000 है। अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा बीच में छोड़ देता है, सपोज दैट 2 महीने करके छोड़ देता है, तो 2 महीने में उसको क्या 6,03,000 पे करना होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसको कितना पे करना होगा? तो 1 महीने का कितना मिल रहा है? 24,000 मिल रहा है। 2 महीने का कितना हो गया? 48,000 हो गया, यानी कि 48,000 हो गया, राइट। अब ये जो 48,000 हो गया, प्लस इसका जो इंटरेस्ट है, जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट उस समय या इस समय जो भी चल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका इसके लिए श्योरिटी बॉन्ड के बारे में। दूसरा कहता है कि आपको 3,000 रुपया एज ए डिमांड ड्राफ्ट आपको जमा करना होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में, राइट। अब ये डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से होना चाहिए? तो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर आरएमपी मैसूर, है ना। कहाँ पेएबल होना चाहिए? आरएमपी मैसूर में होना चाहिए। किसके नाम से होना चाहिए? ठीक है, तो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर आरएमपी मैसूर के नाम से होना चाहिए। अच्छा, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद देखिए कि ये अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। कब? जब आप नो डिमांड सर्टिफिकेट देंगे तब।
अब ये नो डिमांड सर्टिफिकेट क्या होता है कि जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो आपने कुछ बदमाशी नहीं किया है, आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे आपको फाइन लगा हो, ठीक है, तो वहां पर एक फाइनली जो है ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको एक नो डिमांड सर्टिफिकेट दिया जाता है, और वहां से फिर आपको वो देंगे तो आपको 3,000 रुपये अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अब चलिए आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, ठीक है, 4 नंबर में है। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप 10th का जो है सर्टिफिकेट्स, 10th, फिर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। अच्छा, मार्कशीट जो है बाबू वो सेमेस्टर वाइज रहता है, जिसका उसका सेमेस्टर वाइज ले लेना। कुछ बच्चे इंटरमीडिएट भी बीच में किए होंगे तो इंटरमीडिएट का भी, कुछ ग्रेजुएशन कर चुके होंगे तो ग्रेजुएशन का भी, अगर बीटेक कर चुके हैं तो बीटेक का भी। मतलब आपके पास जितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट है ना। कुछ बच्चे आईटीआई करके डिप्लोमा करते हैं तो अपना आईटीआई का भी ले लेंगे, है ना। वो सब कुछ आपको सबमिट करना है। फिर स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जैसे मान लेते हैं कि आप, हम लोग डिप्लोमा छोड़ते हैं या बीटेक करने के बाद कॉलेज छोड़ते हैं तो वहाँ उस समय हमको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट सीएलसी मिलता है, तो वो आपको ले लेना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ तो आपको जो 10th का मैट्रिक सर्टिफिकेट वही माना जाता है, तो जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां से रिलीविंग लेटर, ठीक है, क्या रिलीविंग लेटर, जैसे मान लो कि आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, वहां छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, है ना, तो वहां तो आपको रिजाइन देना होगा। रिजाइन देने के बाद क्या मिलेगा आपको, एक रिलीविंग लेटर मिलेगा। वो रिलीविंग लेटर आपको यहाँ सबमिट कर देना है, और इन सब का अटेस्टेड कॉपी चाहिए। क्या चाहिए, अटेस्ट, जितने भी सर्टिफिकेट रहेगा आप सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं, ठीक है, या गस्टेड, ऐसा हालांकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन आप एक अटेस्टेड कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है। आगे कहता है कि आपको पासपोर्ट साइज का फोटो लाना है, ठीक है, वो कितने पीसेस, 4 पीसेस लाना है। वो 4 सेंटीमीटर जो है विड्थ होना चाहिए, और 3 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ग्लेज्ड पेपर पे होना चाहिए, राइट। और आइडेंटिटी किसके लिए होगा, तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वगैरह या सीएचएसएस कार्ड इशू होता है उसके लिए रहेगा, ठीक है। चलिए आगे कहता है कि वैसे कैंडिडेट्स जो ओबीसी, एनसीएल या पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस वगैरह में बिलोंग करते हैं, ठीक है, या एससी एसटी से हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट जब वो ऑनलाइन, जब आप फॉर्म भर रहे थे तो उस समय का जो है होना चाहिए, ठीक है। और अभी देखो, अब क्या है कि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं होगा, तो अभी नया वाला प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बना लीजिए, और जो पुराना वाला ओबीसी आप सबमिट किए थे वो लेते जाइए। अच्छा, जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है बाबू कि उनको एक वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिलता है ना। जो एससी एसटी ओबीसी के होते हैं उनको वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिलता है, और वो वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, सिर्फ महाराष्ट्र वालों के लिए। अदर स्टेट में जो वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, वो ऑलरेडी 6 महीना या 1 साल का वैलिड रहता है, ठीक है, उस पर लिखा रहता है कि 6 महीने तक वैलिड या 1 साल तक वैलिड, ऐसा करके। अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 7 अटेस्टेशन फॉर्म चाहिए, ठीक है, और 7 स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। और सब पे जो है सेम फोटोग्राफ आपको चिपकाना है, ऐसा नहीं कि इस पे कुछ और बना दिए, उस पे कुछ और, उस पर कुछ और लगा दिए, नहीं, सब पर सेम फोटोग्राफ दे देना है, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, सेम ऑथोरिटी हु हैव बीन गिवन ऑथोरिटी फॉर्म एंड ऑथोरिटी कंसर्न शुड हैव नोन यू फॉर मोर देन 1 ईयर, सेम ऑथोरिटी हु हैज बीन गिवन द आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अब उसमें देखिएगा, जब आप स्पेशल अटेस्टेशन फॉर्म भरेंगे तो एएफ एंड एसएस की भरेंगे तो सबसे नीचे में एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होगा। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पर कौन कौन साइन करेगा वो आपको कम से कम 1 साल से जान रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो 2 चीजें हैं, एक तो इस वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि अगर इस वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है तो आप इसको, हो सकता है कि आपके साथ वो मेल अटैच करके भी आया होगा, ठीक है, तो वो मेल आप चेक कर लीजिएगा। अगर मेल नहीं आया तो हार्ड कॉपी आएगा, अगर दोनों नहीं आता है और इस पर भी नहीं मिलता है तो आप एक बार कॉल करके बात कर लीजिएगा, राइट, तो वहां से आपको मिल जाएगा, समझ गए। अगर आप कहेंगे तो मैं ग्रुप में भी एफएसएस क्यू डाल दूंगा, जो पुराना वाला है वो, इसलिए देखो, वो इसलिए मैं नहीं डालता हूँ क्योंकि वो किसी अदर यूनिट का है। कभी कभी क्या होता है कि यूनिट्स का नाम लिख दिया जाता है वहां पे, बीआरसी के जितने यूनिट है सबका एएफ एंड एसएस क्यू सेम रहेगा, लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ का नाम लिखा रहता है तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होता है,
तो ये वाला आपको आ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी यूनिट्स हैं या तो उन्होंने बाद में भेजा है, ठीक है, एएफएसएस के जितने भी डिमांड किए हैं या तो तुरंत अटैच करके भेज दिए हैं, नहीं तो फिर बाद में भेजे हैं, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपको मैरिटल स्टेटस के बारे में एक फॉर्म फिल करके उनको दे देना है। ये मैरिटल स्टेटस का फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, देख लीजिए वहां से। आगे कहता है कि आपका जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा वो डिपेंड करता है आपके सारे सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन पे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट कहता है कि आपको ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। कब का? जैसे आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं या ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो नहीं दिया जाएगा। आपको भारत के संविधान के प्रति जो है गोपनीयता और उसके प्रति निष्ठा के लिए शपथ लेना होगा। 7 नंबर पॉइंट्स वही कह रहा है। 8 नंबर पॉइंट्स कहता है, क्या कहता है ये थोड़ा समझ लो, क्योंकि ये पॉइंट कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। तो कह रहा है कि आप किसी भी स्कॉलरशिप या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या इंटरव्यू, ठीक है, इवन वो यूपीएससी के द्वारा ही क्यों ना कंडक्ट कराया जा रहा हो, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग के दौरान और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, है ना, जब तक वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है या जब तक आपका ट्रेनिंग पीरियड है डीएई में, ठीक है, तब तक आप कोई भी स्कॉलरशिप का फॉर्म या कोई भी इंटरव्यू का फॉर्म या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहले से अप्लाई करके रखे हैं तो उनका कहना है कि आप हमको बताओ, ठीक है, इन्फॉर्म करो कि हमने इस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का जो है दे रखा है या स्कॉलरशिप का दे रखा है, राइट। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट देख लीजिए, आगे कहता है कि आपको जो भी उसका रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना होगा, जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना होगा, है ना, और ये टाइम टू टाइम जो है चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको शिफ्ट में काम करने की जरूरत पड़ सकती है। अब इसको समझ लीजिए, शिफ्ट में करने का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि 24 घंटे, सॉरी मान लो क्या 24 घंटे का होता ही है, 24 घंटे का 1 डेज होता है, डे एंड नाइट। अब पूरा 24 घंटा हमको काम है, तो क्या होगा कि इसको 3 शिफ्ट में डिवाइड कर लो। तो 3 शिफ्ट में अगर डिवाइड करते हो तो 8 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स होगा। अब ये क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि 6 बजे से स्टार्ट हुआ तो 2 बजे तक एक शिफ्ट चलेगा, 2 बजे से स्टार्ट हुआ तो 10 बजे तक चलेगा, राइट, और 10 बजे से स्टार्ट हुआ तो आपको ये अगले सुबह 6 बजे तक चलेगा, है ना। या कभी कभी कहीं कहीं क्या होता है कि 8 से 4 होता है, 4 से 12 होता है और 12 से फिर अगले सुबह 8 होता है, इस तरीके का भी शिफ्ट रहता है। तो आपको जो है इसी तरीके से किसी एक टाइम में रहेगा, और वो क्या होता है कि जो शिफ्ट होते हैं वो टाइम टू टाइम जो है आपको बदलते जाते हैं, ठीक है। आज जैसे आप एक वीक दिन में किए या एक मंथ दिन में किए, तो हो सकता है कि अगले मंथ जो है आपको रात में करना पड़ेगा, तो इस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आपको किसी भी तरीके का कोई अलाउंस नहीं है, लेकिन एक वन टाइम बुक अलाउंस है 3,000 रुपये का। अब ये 3,000 रुपये का बुक अलाउंस कब मिलेगा? जैसे मान लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान वहां से रिलेटेड बुक आपको परचेज करने की जरूरत पड़ती है ना। 2-3 बुक हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है, वो आपको परचेज करना होता है, और उसका बिल जो है आपको जो भी आपके ट्रेनिंग हेड रहेंगे उस ऑफिस में, उनसे आपको ऑथराइज साइन करवाना होगा, और साइन करवा करके आपको सबमिट करना होगा, तो वो अमाउंट जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद देख लीजिए, आपको CHSS मिलेगा मेडिकल के लिए, जिसमें एक आपको मंथली अमाउंट कट डिडक्ट होते रहेगा आपके ही स्टाइपेंड से। अब ये CHSS, कई बच्चों का सवाल होता है कि सर CHSS में स्टार्ट से क्या हमारे पूरे डिपेंडेंट आएंगे, पूरे फैमिली आएंगे? देखो बाबू, नहीं आएंगे। सबसे पहले बात कि मेडिकल फैसिलिटी में सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट आते हैं, जो आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है, जो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं वो आते हैं, पहला। दूसरा क्या है कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए CGHS होता है, जो कैंडिडेट होता है ना उसके लिए होता है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब फिर आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ अगर शादीशुदा हैं तो, अगर नहीं है तब तो फिर ठीक है, आपके गर्लफ्रेंड के लिए या बॉयफ्रेंड के लिए नहीं रहेगा, राइट। अगर गर्ल्स है तो हस्बैंड के लिए रहेगा। ओके, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्लियर मेंशन है, ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ, कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। ये अकोमोडेशन जो है आपको वो लोग इन्होंने कहा है कि नॉट ग्रांटेड है, लेकिन वो लोग कोशिश करते हैं कि अकोमोडेशन दे दिया जाए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अकोमोडेशन नहीं मिला, सपोज ऐसा मान के चलो कि आपको नहीं दिया गया, तो आपको 25%
अभी मैसूर में जो है वो एकोमोडेशन जो है वो 25% है, तो बेसिक का 25% जो है आपको एकोमोडेशन देना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी मतलब वो लोग देंगे एडिशनल में। क्लियर है, समझ में आ गया। और ये स्टाइपेंड के अतिरिक्त हुआ, जैसे मान लेते हैं कि 24,000 है, तो 24,000 का 25% कर लो, कितना हो गया 6,000 और, है ना, तो 30,000 रुपये टोटल हो जाएगा, यानी कि 29,000 समथिंग आपको मिलेगा अगर आप बाहर में रहते हैं तो। हालांकि मैं तो कहूँगा कि अगर हॉस्टल मिलता है तो हॉस्टल में ही रहिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंजॉय कर पाएंगे आप। उसके बाद जो है अब छुट्टी की बात हम लोग कर देते हैं। 14 नंबर में आपकी छुट्टी की बात है, सबको छुट्टी चाहिए होता है भाई, तो 8 कैजुअल लीव है, ठीक है, पीरियड ट्रेनिंग के दौरान। और वो भी कब, मेडिकल डिपेंडेंट है, आई मीन मेडिकल वेस्ट है। अगर वहाँ का मेडिकल ऑफिसर कहता है कि हाँ भाई इसको मेडिकली रेस्ट की जरूरत है तो अभी आपको मिलेगा, है ना, ये हो गया। और ऐसा कुछ लीव्स के बारे में इस पे मेंशन नहीं है, समझ गए। हालांकि कुछ कुछ यूनिट्स में जो है 15 लीव दिए गए हैं, लेकिन वो 15 लीव जो है डिपेंडेंट ऑन द ट्रेनिंग हेड है, वो ट्रेनिंग हेड चाहे तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं दे सकते। तो जनरली ऐसा होता है कि 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ दिन की छुट्टी दिया जाता है ताकि बच्चे घर जाएं, घर से घूम के आए। ओके, चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका है कि आप ट्रेनिंग पीरियड में कभी भी आपको निकाला जा सकता है बिना किसी नोटिस के, ठीक है, आपको पहले अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको निकाला जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो, राइट। चलिए, ये हो गया। उसके बाद कहता है कि ट्रेनिंग में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो उसमें प्रैक्टिकल होंगे, लेक्चर होंगे, क्या क्या होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, लेक्चर होंगे, प्रोजेक्ट वर्क होगा, प्लांट ट्रेनिंग होगा, ठीक है। इस दौरान आपको एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा, वाइवा वॉक होगा, और फाइनल में जब 2 साल हो जाएगा कंप्लीट तो आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। अब इस इंटरव्यू में मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाना है, राइट, कितने लाना है 50%। तो ये टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। आज तक जितने भी ट्रेनिंग हुए हैं, ठीक है, 2 साल कंप्लीट हुआ है, जिसका वाइवा इंटरव्यू हुआ है वो लोग 50% लाए ही लाए हैं, कोई छटा नहीं है, राइट, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं कि भाई आपको पेमेंट कितना मिलेगा। तो जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएंगे एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट सी आप जॉब हो जाएंगे तो लेवल 7 में जाएंगे, सेल 1 में, जिसमें बेसिक है 44,900, है ना, 44,900 है। और अभी के अनुसार 50, अभी शायद 54% हो गया है, डीए बढ़ गया है, 54% शायद बढ़ने वाला है या बढ़ गया है वो मुझे ध्यान में नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी अपना सैलरी स्लिप चेक नहीं किया। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बेसिक जो है 44,900 रहेगा, और उस पर जो है डीए एचआरए और जो भी अलाउंसेस है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बनेगा, राइट। तो एक अच्छी खासी अमाउंट जो है आपको इन हैंड मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे कहता है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 3 साल जो है आपको काम करना है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, समझ गए, क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो इसमें आपको जो है 3 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन रहेगा, ठीक है, जो कि आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो है करना है। अगर मान लेते हैं कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आप छोड़ते हैं, ठीक है, 3 साल से पहले छोड़ देते हैं, तो आप लोग को 6,03,000 रुपये जो है आपको बॉन्ड के रूप में भरना पड़ेगा, समझ गए। और ये बॉन्ड के रूप में ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, ठीक है, कि अगर बीच में आप छोड़ते हैं तो कितना देना पड़ेगा, और 3 साल के बाद छोड़ते हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा, राइट, समझ गए। चलिए, उसके बाद जो है हम आते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द नेशनल पेंशन सिस्टम फ्रॉम द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अंडर द गवर्नमेंट। तो कहने का मतलब है कि आपको एनपीएस में दिया जाएगा। कई बच्चे कंफ्यूज थे कि सर ओपीएस मिलेगा, यूपीएस मिलेगा, एनपीएस, तो एनपीएस में है, ठीक है। आगे कह रहा है कि अगर आपको ऊपर के सारे टर्म्स कंडीशंस जो है एक्सेप्टेड हैं, ठीक है, तो आपको जो है एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन कर देना है, एक्सेप्टेंस लेटर एक फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस इन द फॉर्म अटैच टू द अंडर साइंड बाय ईमेल लेटेस्ट। अब आपका जो एक कोई अगर फॉर्म अटैच है, अगर मेल में अगर कोई फॉर्म अटैच है, ठीक है, तो उस फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, फिल कीजिए, साइन कीजिए और स्कैन करके उनको भेज दीजिए, है ना। और अगर मान लेते हैं कि फॉर्म अटैच नहीं है, जैसे एक यूनिट में क्या हुआ था कि आ गया था उसमें लिखा हुआ था कि फॉर्म अटैच है, लेकिन फॉर्म अटैच नहीं था, तो आपको एक मेल लिख देना है,
राइट। वो मेल कैसे लिखना है, एक्सेप्टेंस लेटर या विलिंगनेस लेटर, वो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, वहां से जाकर देख लीजिए, और वो भी बीआरसी के प्लेलिस्ट में है। आई बटन में भी मैं दे दे रहा हूँ ऊपर, आप वहां से भी प्लेलिस्ट को ढूंढ सकते हैं। राइट। चलिए, अच्छा ये क्यों कहा जा रहा है, देखो क्या है कि जैसे आप मेल कर देंगे ना, तो आपको जो मेडिकल में जो आप जाएंगे वहां पर रहने के लिए जो वो लोग सॉरी, सबसे पहले मेडिकल से रिलेटेड वो लोग सारी व्यवस्था कर पाएंगे। अच्छा, बात रहा रहने का वहाँ पे, तो आप एक बार कॉल कर लीजिएगा वहाँ यूनिट को, सो दैट कि अगर गेस्ट हाउस खाली होगा तो रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर गेस्ट हाउस में हमको जो है कि जब तक मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है रहने की अनुमति दी जाए। ठीक है, तो वो लोग कर देते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, एक्सेप्टेंस लेटर 14 नवंबर तक भेज देना है, आज 8 तारीख हो गया है, 6 दिन का और टाइम है, आप जल्दी से भेज दीजिए। चलिए, अब उसके बाद है कि भाई आपको कब रिपोर्ट करना है और कहाँ रिपोर्ट करना है, तो रिक्रूटमेंट सेक्शन बिल्डिंग नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन BARC RMP इलवाल मैसूरू कर्नाटका। ठीक है, 571130। तो मैसूर में आपको रिपोर्ट करना है ना। अच्छा, कब रिपोर्ट करना है भाई, तो इनका जिनका ये लेटर है उनको 22 नवंबर को रिपोर्ट करना है सुबह 9 बजे, सारे डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ्स के साथ, और एडमिट कार्ड का कॉल लेटर जो कि आपको इशूड किया गया था। ठीक है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ये है। अब उसके बाद जो है ये हो गया। इसके अलावा जो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे किसी अदर्स का क्या होगा, तो सब लोगों का डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो आप अपना चेक कर लीजिएगा लेटर कि आपके लेटर में डेट क्या है, पता चला कि आप भी इसी पर पहुंच गए तो गड़बड़ हो जाएगी। राइट। चलिए, अच्छा, मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको 3 दिन लग सकते हैं, तो इसके लिए आप प्रिपेयर होकर जाइए, 3 से 2 दिन 3 दिन, हालांकि 1 से 2 दिन में हो जाता है, लेकिन फिर भी 3 से 4 दिन के लिए आप प्रिपेयर होकर के जाइएगा। ठीक है, उसके लिए आप सब कुछ व्यवस्था कर लीजिएगा, और बात कर लीजिएगा रहने का, अगर रहने का वो लोग दे देते हैं तब तो टेंशन नहीं है। उसके बाद देख लीजिए प्री एडमिशन फैसिलिटीज जो हो जाएगा फॉर्मेलिटीज, उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है वो BARC मैसूर में भी होगी, और आपको इसके लिए जो जर्नी आप करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको TADA एडमिशेबल नहीं है। अच्छा, यहाँ देख लीजिए योर ऑन अरेंजमेंट फॉर अकोमोडेशन ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ प्री एडमिशन फॉर्मेलिटीज भी लिखा हुआ है, तो ये लिखा रहता है। ठीक है, एक बार रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये इसलिए लिखा रहता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे गेस्ट हाउस खाली नहीं रहता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो बेहतर है कि आप एक बार कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा कि सर गेस्ट हाउस खाली है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए आपकी जो फाइनल पोस्टिंग होने वाली है विल बी RMP मैसूर और DAE के किसी भी प्लेस में, तो आप जनरली मान के चलिए कि बेसिकली RMP मैसूर में ही होगा। ठीक है, रेयर केस में जो है किसी किसी का इधर उधर जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए आगे कह रहा है कि आपका जो ट्रेनिंग शिप है वो प्रोविजनल है, और सब्जेक्ट टू द कम्युनिटी सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू द प्रॉपर चैनल। ठीक है, वो लोग वेरीफाई करेंगे, जैसे आप EWS में हैं, OBC SC ST जो भी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अगर आप फॉल्स देते हैं तो आप पर जो है BNS के अकॉर्डिंग आप पर चार्जेस भी लगेंगे, आप पे केस भी हो सकता है, तो फॉल्स सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरा भी। ठीक है, और बाकी तो आप समझदार हैं ही। ठीक है, अब देख लीजिए आपको एक्सेप्टेंस के लिए तो मैंने कहीं दिया कि मेडिकल और ट्रेनिंग के लिए आप भेज दीजिए मेल के थ्रू। ठीक है, सो दैट कि आपको एंट्री परमिट जो है आपके लिए बनाया जा सके। उसके अलावा जो है आपका कोई भी एक फोटो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ले लेना है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो भी है आप ले लीजिए। ठीक है, और अंदर के प्राइमेसिस में फोन्स वगैरह अलाउड नहीं होता है, तो अगर ये मेन ऑफिस के अंदर में होगा तो आपका फ़ोन बाहर ही रखना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करने के लिए मना किया गया है। ठीक है, यानी किसी भी सोशल मीडिया पर, ठीक है, कुछ पोस्ट मत कीजिएगा। अब ये हमारे समझ से अच्छा भी है, क्योंकि क्या होता है कि देख कभी कभी जो है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होने लगती है ना। आपको बहुत सारे स्पाइस के जो कॉल आने लगेंगे, स्पाई के जो है आपको मैसेजेस आने लगेंगे, तो उनसे बचने के लिए बेहतर है कि सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक हो गया, आप मत लगाइए कि यू आर सिलेक्टेड इन दिस एंड दिस एंड यू आर वर्किंग इन दिस एंड दिस, खास करके फेसबुक पर तो मत ही लगाइए आप, फेसबुक इंस्टाग्राम। ओके, और कोई अगर फिर भी कोई अगर डाउट है, ठीक है, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है। ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं,
और अदरवाइज आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं rectmys@brc.gov.in पर मेल करके, राइट। ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल इतना ही था। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।